गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज दोबारा से ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। अध्ययन क्षेत्रों और विषयों की समझ पेपर 4B B.Ed सेकेंड ईयर की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके थे। आज फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट, अध्ययन क्षेत्रों की प्रकृति में प्रतिमान परिवर्तन, यानी कि पैराडाइज्म शिफ्ट्स इन नेचर ऑफ डिसिप्लिन्स। इसके अंदर आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वह है हिस्ट्री ऑफ ओरिजिन पेडागोजिकल सब्जेक्ट्स, यानी स्कूली विषयों के उदय में दार्शनिक, सामाजिक और ऐतिहासिक आधारों का वर्णन, इनका क्या क्या प्रभाव स्कूली विषयों के उदय पर पड़ता है, इसके दार्शनिक आधार क्या हैं, ऐतिहासिक आधार क्या हैं, सामाजिक आधार क्या है। इन आधारों को जानने से पहले हम जानते हैं कि अध्ययन विषय के अंदर जो दार्शनिक संदर्भ है उसमें दार्शनिकों ने अपनी अपनी राय अर्थात जो मत दिए हैं वो क्या है। एक दार्शनिक के लिए शैक्षिक विषय का प्रश्न ज्ञान के संगठन और वास्तविकता के साथ इसके संबंध से जुड़ी एक समस्या है। प्लूटो के समय से ही दार्शनिक विश्वास करते हैं कि संसार की जो एकता है उसके बारे में ज्ञान की एकता से कायम रखा जा सकता है। इसका अर्थ है कि दार्शनिकों ने वास्तविकता और ज्ञान के एकीकृत सिद्धांत को विकसित किया है, जो कि ऐसा सिद्धांत था जिसे 20वीं सदी में तत्व मीमांसा का नाम दिया गया है। कैंट के समय से दार्शनिक तत्व मीमांसा से दूर रहे। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, जो जिसका संबंध ज्ञान और सत्य से होता है, विषय और अंतर विषय, आंतरिक रूप से जो वस्तुपरक, दो प्रकार का ज्ञान होता है, एक तो वस्तुपरक ज्ञान होता है और एक ज्ञान मीमांसा के अंदर जो आत्मपरक ज्ञान होता है। एक वस्तु को देखकर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, दूसरा हम अपनी आत्मा में झांककर अपने स्वयं के अनुभव से ज्ञान प्राप्त करते हैं। संपूर्ण ज्ञान की जो एकता है और जो विभिन्नता है उसकी जो समस्या है उससे सभी दार्शनिक, सामाजिक और ऐतिहासिक आधार जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से प्लूटो के लिए जो दर्शन है वह एकीकृत विज्ञान था। प्लूटो ने पूरे दर्शन शास्त्र को एक रूप में जाना है, पहचाना है। और दार्शनिक एक ऐसा व्यक्ति था, जो प्लूटो दार्शनिक है वह एक ऐसा व्यक्ति था जो संपूर्ण ज्ञान को जोड़ता है। कोई भी ऐसा ज्ञान जो केवल राय के स्तर से ऊपर होती थी वह अपने आप दर्शन का विषय बन जाता था। राय यानी कि बहुत से लोगों की, बहुत से शिक्षा शास्त्रियों की जो सहमति जुड़ जाती थी वह संपूर्ण ज्ञान को आपस में जोड़ देता था। कोई भी ऐसा ज्ञान जिसके अंदर स्वयं की जो विधि है उसके द्वारा समझा जाए वह अपने व्यवहार में ढल जाता है और वह ज्ञान को बढ़ाता है। इस प्रकार शुद्ध चिंतन जिसके अंदर वार्तालाप आता है, तर्क है, गणित है, धर्म है और प्रकृति के जो अवलोकन हैं, जिसके अंदर भौतिकी है, खगोल जिसको हम भूगोल कहते हैं, और उन सभी विज्ञानों को एक संतुलित रूप में देखा जाता है। इस प्रकार से 20वीं सदी में एक नए दर्शन, तार्किक निश्चयता का उदय हुआ, जिसके अंदर जो तर्क के आधार पर निश्चय किया गया कि ज्ञान और विज्ञान में एक रूपता को वापस प्राप्त किया जाए और ज्ञान और विज्ञान को एक ही विषय के रूप में पढ़ा जाए। तो इस प्रकार जो शैक्षणिक विषय हैं और जो रिसर्च उद्देश्य, उनके कारण जो उनकी एक रूपता है वह खत्म हो चुकी थी, जिसको दोबारा से प्राप्त करने के लिए 1920 के दशक में जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो शोध हुए उनके अंदर तर्कशास्त्रियों ने यह निश्चय किया
कि विज्ञान एक संचयी प्रक्रिया है, यह जन्मजात नहीं है। इसको जितना चाहें उतना अपने एनवायरनमेंट से हम प्राप्त कर सकते हैं, उतने ज्ञान का संचय कर सकते हैं। जो प्रकृति का वस्तुपरक है, प्रकृति के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं उनका अवलोकन करके, उनको देखकर परखकर हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तार्किक जो निश्चयात्मक विज्ञान को अनुभवजन्य अवलोकन से निर्देशित मानता है, जिसमें तर्क और तार्किक योग्यता महत्वपूर्ण होती है, उन्होंने वैज्ञानिक विधि को परिभाषित किया है। और जो ज्ञान और सिद्धांत हैं उनकी पुष्टि करने के विचार को बढ़ावा दिया है। कुछ तार्किक निश्चयवादी दार्शनिक संयुक्त संगठित विज्ञान को महत्व देते थे। एक सार्वभौमिक वैज्ञानिक जो भाषा है उसके आधार पर यह विकसित हुआ है, जिसको हम दार्शनिक ज्ञान कहते हैं, जो सिद्धांतों और ज्ञान के ऊपर आधारित है। जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं सिद्धांतों के आधार पर उसको व्यवहार में ढालते हैं, तो वह दार्शनिक आधार बन जाता है ज्ञान का। और इस प्रकार से सभी शैक्षणिक विषयों में एक समान सार्वभौमिक वैज्ञानिकता तर्कशीलता होती है। और जो तार्किक निश्चयतात्मक की दृष्टि है वह शैक्षिक विषयों की संख्या और उनकी विषय वस्तु अपेक्षाकृत स्थायी हो जाती है। तो इस प्रकार से हम ये दार्शनिक आधार जो ज्ञान का पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से जो शैक्षणिक विषय हैं, जो स्कूली विषय हैं, उनके प्राप्त करने के लिए, उनको विकसित करने के लिए, उनको उदय करने के लिए दार्शनिक आधारों का क्या प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से जो शैक्षणिक विषय हैं उनका एक सामाजिक आधार है। हम समाज को आधार बनाकर शैक्षिक विषयों का उदय करते हैं, जिस प्रकार से समाज शास्त्र है, सोशल साइंस है। क्योंकि समाज जो शास्त्र है वो एक ऐसा अध्ययन का विषय है जिसको परिभाषित करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी इसको एक विषय के रूप में जो प्रारंभ में चिंतन मनन करके एक तर्क के आधार पर इसको शुरू किया गया, तो एक समाज शास्त्री वह व्यक्ति होता है जो समाज के तथ्यों का एक निश्चित ढंग से अध्ययन कर रहा होता है। दार्शनिकों की तरह जो समाज शास्त्री हैं मानवीय जीवन से संबंधित होते हैं, लेकिन इसके समाज के साथ संबंधों पर अधिक ध्यान होता है। समाज के अंदर हम जितना भी हमारी लेन देन होता है, हमारा कल्चर, हमारी सभ्यता, हमारे रीति रिवाज, खान पान और जितने भी सामाजिक जो कार्यक्रम होते हैं उनसे व्यक्ति बंधा हुआ होता है। और जो आपस में एक दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतः गतिविधियाँ होती हैं वो मानव को समाज के साथ जोड़ती हैं। समाज है मनुष्यों का एक समूह है जहाँ पर आपस में लेन देन चलता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। और इस प्रकार एक समाज शास्त्री मानव जीवन के किसी भी पक्ष में रुचि भी ले सकता है और सामाजिक दृष्टिकोण उसे दूसरों से अलग बनाता है। सामान्यतः जो समाज शास्त्री का दृष्टिकोण होता है वह मानव व्यवहार मुख्य रूप से सामाजिक गतिविधियों और सामाजिक संगठनों से प्रभावित होता है। जो मानव का व्यवहार होता है वो जिस एनवायरनमेंट में, जिस वातावरण में, जिस समाज में उसका लालन पालन हुआ है, उसका जो रहन सहन है वो उससे बहुत प्रभावित होता है। जिस समाज में वह रहेगा उसी समाज की गतिविधियों को वह सीखेगा, उसी की भाषा सीखेगा, उसी का आचार व्यवहार सीखेगा। किसी भी मानव व्यवहार या सामाजिक समूह के व्यवहार का विश्लेषण इस विशेष दृष्टि से किया जा सकता है कि वह व्यक्ति किस वातावरण में रहता है, किस क्षेत्र में रहता है। अगर उन विषयों को देखा जाए जिसमें लोग पारंपरिक रूप से रुचि लेते हैं, यानी कि जो हमारी सदियों से चली आ रही परंपराएं हैं, उनको
पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते रहते हैं और अपने आप को एक समाजशास्त्री कहते हैं, तो हम शायद शैक्षिक विषयों को कार्य के समाजशास्त्री के वर्गों में हम देखेंगे कि विभिन्न वर्ग हमारे समाज में होते हैं और समाजशास्त्री की है एक शाखा श्रम के व्यावसायिक, जैसे काम के रूप में कोई बढ़ई है तो कोई कलाकार है तो कोई डॉक्टर है, कोई चिकित्सक है। इस प्रकार से हम काम के आधार पर अनेक वर्गों में उनको हम बांट सकते हैं। व्यवसायीकरण की जो प्रक्रिया समाज में चलती है, जिसके माध्यम से एक गतिविधि लोगों का जीवन यापन का एक साधन बन जाती है, हम उनको जाति के आधार पर न बांटकर व्यवसाय के आधार पर वर्ग बांट सकते हैं कि जीवन यापन के लिए कौन व्यक्ति क्या क्या कार्य करता है और वह उसी कार्य से जुड़कर वह उसका क्षेत्र उस श्रम वर्ग में जुड़ जाता है कि कोई डॉक्टरी वर्ग में है तो कोई अध्यापक वर्ग में है, कोई बढ़ई वर्ग में है, कोई कलाकार है, कोई मजदूर वर्ग में है। इस प्रकार से एक व्यवसायी वह व्यक्ति होता है जो एक अप्रशिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा अधिक कौशलों के आधार पर एक निश्चित गतिविधि कर सकता है, यानी कि वह अपने काम में कुशल है और अपने हाथ की कला के अनुसार किसी न किसी ऐसे कार्य को अपनाए हुए है जो उसके परिवार का भरण पोषण करने में सहायक है। 19वीं सदी के दौरान वैज्ञानिक गतिविधियों या अनुसंधानों को विशेष व्यवसायों का रूप नहीं दिया जा सका, क्योंकि स्थायी वेतन के आधार पर उस समय वैज्ञानिक पद नहीं होते थे और जो वैज्ञानिक होते थे वो अपने ज्ञान के आधार पर इतना नहीं कमा पाते थे, समाज में उनकी इतनी वैल्यू नहीं होती थी कि उन्हें परिवार के भरण पोषण के लिए कुछ धन प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार वह बदलाव व्यावसायिक संघों के द्वारा 19वीं सदी में ही आया, जिन्होंने अध्ययन विषय आधारित शैक्षणिक पत्रिकाओं के माध्यम से वैज्ञानिक विषयों का मूल्यांकन और वितरण किया, जिसके कारण ख्याति और रिवार्ड की प्रणाली विकसित हुई, अर्थात प्रसिद्धि प्राप्त होने लगी और प्रसिद्धि के साथ साथ उन वैज्ञानिक व्यक्तियों को अवार्ड मिलने शुरू हो गए, जिसमें कुछ धनराशि भी उनको प्रदान की गई ताकि वह आगे अनेक प्रकार के अनुसंधान अर्थात रिसर्च कर सके और नए नए ज्ञान को प्राप्त कर सके, ताकि समाज को उसका लाभ हो सके और उससे प्राप्त होने वाला जो धन है उनके परिवार का भरण पोषण कर सके और उसको एक प्रसिद्धि के माध्यम से, प्रोत्साहन के माध्यम से आगे बढ़ने का रास्ता मिल सके। इस प्रकार शैक्षणिक विषयों को विज्ञान में श्रम विभाजन का एक विशेष रूप समझा जा सकता है। विज्ञान के संपूर्ण व्यवसायीकरण का एक महत्वपूर्ण पक्ष समझा जा सकता है। शैक्षणिक व्यवसाय बहुत प्रभावी हो सकते हैं, क्योंकि वे शैक्षणिक विभागों के जो संसाधन हैं, व्यवसायों तक पहुंच को जो डिग्री प्रदान करते हैं, रोजगार प्रदान करके नियंत्रित करते हैं, क्योंकि वे यह परिभाषित करते हैं कि व्यवसाय में अच्छा व्यवहार क्या होता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि नियंत्रण और बौद्धिक उत्पादन और वैधता दोनों ही एक ही इकाइयाँ हैं। अपने आप को नियंत्रण करके, बुद्धि का प्रयोग करके विशेष प्रकार के उत्पादन के माध्यम से एक ऐसा वैध सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र प्राप्त करना, जिसको प्राप्त करके वो कोई न कोई ऐसा व्यवसाय समाज में कर सके जिससे समाज को भी लाभ हो और उसके जीवन का भी भरण पोषण हो सके। तो इस प्रकार से जो शैक्षणिक विषय हैं उनमें दूसरों का जो व्यवसाय हैं उनकी सभी विशेषताएं मौजूद हैं। 1980 के दशक की जो शुरुआत है उसमें समाजशास्त्रियों ने आधुनिक समाज में व्यावसायिक पहचान और विशेषताओं में बहुत सी कमी को देखा है और इसी को चलते 1900 या 1920 के अंदर इस शैक्षणिक विषयों के अंदर बदलाव किया गया, जिसमें श्रम का विभाजन आधुनिकता की एक सबसे जो प्रभावी विशेषता है वो एक अपने आप में महत्व रखती है कि सभी कैटेगरियों को, वर्गों को श्रम के आधार पर, काम के आधार पर, वर्ग के आधार पर बांटा जाए। इसमें जो जातिगत भेदभाव थे उनसे को छोड़ा गया और विज्ञान को अलग से ज्ञान का संपूर्ण विकास
करने के लिए आगे बढ़ावा मिला। इसमें संपूर्ण समाज में श्रम विभाजन को एक समान रूप से विभाजित किया गया। विज्ञान में श्रम के इस विभाजन के विशेषज्ञों को अपने अपने जो हर कार्य के अंदर जो विशेषज्ञता रखता है अर्थात जो कुशलता रखता है उसको सीधे रूप से उस व्यवसाय के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहन मिला, जिसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक योग्यता के प्रमाण की स्वतंत्रता होती है। उनके अपने ज्ञान और कौशल होते हैं जिन्हें एक पाठ्यक्रम शामिल किया जा सकता है। उनके अलग व्यवसायिक नियम होते हैं और जो व्यवसायी होते हैं उनका एक अपना समुदाय भी होता है। अधिक अच्छी तरह से स्थापित जो विषय होते हैं उनमें इतना स्थायित्व आ जाता है कि वो अपने एक व्यवसाय को अलग से स्थापित कर सकते हैं, जिसके अंदर एक शैक्षणिक विषय शिक्षा के क्षेत्र से बाहर जो कैरियर है, जो हर बच्चे का आज एक मुख्य लक्ष्य है कि मैंने अपना कैरियर बनाना है, अपना व्यवसाय बनाना है, मैंने अपने पैरों पर खड़ा होना है। मैं इस प्रकार से उसका जो व्यवसायीकरण की जो एक संभावनाएं हैं वो इन विषयों से निश्चित हो जाती हैं कि इस विषय को पढ़कर मैं अपना व्यवसाय कर सकता हूँ और कहीं न कहीं मैं रोजगार प्राप्त कर सकता हूँ। बेरोजगार होने की जो समस्या है वो ज़्यादा हद तक खत्म होने की संभावना है। शैक्षणिक विषय या व्यवसाय को शैक्षणिक वातावरण में एक मुख्य शक्ति माना जाता है। समाज के दूसरे क्षेत्रों में विकास की तरह ही व्यवसायियों की शक्ति धीरे धीरे कम होती है, क्योंकि उन पर बाहरी दबाव और समाज उनसे मांग करता है। इसलिए प्रोफेसरों के सामाजिक सम्मान में कमी आई है, उनके वेतनों में भी कमी आई है। अब शिक्षा के स्तर में ही जहाँ गवर्नमेंट एजुकेशन चलती है, गवर्नमेंट एजुकेशन से ज़्यादा हमारे समाज में प्राइवेट एजुकेशन को महत्व दिया जा रहा है। हमारे आम घरों के जो बच्चे हैं वो भी प्राइवेट एजुकेशन में जाना चाहते हैं। इस प्रकार से जो सरकार है वो गवर्नमेंट एजुकेशन को का निजीकरण करने के ऊपर भी विचार किया जा रहा है। कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की जब कमी दिखाई देती है किसी क्षेत्र में, तभी इस प्रकार के बदलाव करने पर विचार किया जाता है। तो इसमें हम जहाँ भी देखा है हमने कि जिसका स्वयं का एक निजित्व होता है, अपना व्यवसाय होता है, वह उस पर ज़्यादा ध्यान देता है, परंतु जहाँ गवर्नमेंट व्यवसाय होते हैं वहाँ काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उसके ऊपर कम ध्यान देते हैं। तो इसलिए यहाँ 1920 के दशक में इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया कि स्टूडेंट्स को ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए जिससे वह आगे चलकर अपना निजत्व अर्थात अपना स्वयं का एक ऐसा व्यवसाय कर सकें जिससे उन्हें किसी प्रकार के बेरोजगार होने की जो समस्या है वो सामने ना आए। तो ये था आपका सामाजिक आधार शैक्षणिक विषयों का। जो तीसरा आधार है हमारा वह है ऐतिहासिक आधार। जो दूसरी प्रक्रियाएं हैं जिसमें सामाजिक प्रक्रिया है, दार्शनिक प्रक्रिया है, उसके अंदर ही एक ऐसे विषयों को भी जोड़ना पड़ता है जो हमारे इतिहास को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जो हमारा इतिहास है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहना चाहिए। हमारे दादा परदादा हैं वो हमें अपने समय में भोगी हुई जो कहानियाँ हैं, जो घटनाएं हैं वो हमारे साथ शेयर करते हैं, तभी हम पीछे हमारे देश में क्या होता था, किस प्रकार के राजा महाराजा थे, किस प्रकार का व्यवसाय था लोगों का, किस प्रकार का रहन सहन था, खान पान था, तो ये जब चीज़ें जो जानते हैं हम उन्हीं से जानते हैं। तो इस प्रकार शैक्षणिक विषयों के अंदर अगर इतिहास को न जोड़ा जाए तो हमारा इतिहास आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो प्रत्येक अध्ययन विषय का जो ऐतिहासिक विश्लेषण है वो किया जाना चाहिए और विज्ञान के इतिहासकार एक विशेष ऐतिहासिक परिस्थिति को देख सकते हैं जिसके कारण उस शैक्षिक विषय का विकास हुआ है, और यह भी देख सकते हैं कि समय के साथ साथ इसमें बहुत से बदलाव कैसे किए जा सकते हैं। और ऐतिहासिक संदर्भ से हमें यह समझने में सहायता मिलती है कि इस विषय को निरंतर
विषय किस प्रकार से बनाया जाए। कई बार इससे पुराना विषय समाप्त हो जाता है, तो हमें ये करने की बजाय पुराने विषय को साथ लेते हुए नए जो परिवर्तन हैं वो उसके साथ जोड़कर उसको एक मानक परिवर्तन का नाम दे देना चाहिए। इतिहासकार प्राय उन व्यवहारिक सामाजिक संदर्भों और संपूर्ण परिस्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं जिनके कारण एक विशेष अध्ययन विषय का विकास हुआ है, और राजनैतिक वातावरण या समाज की कोई अन्य आवश्यकता और आंतरिक कारकों को समझने की कोशिश करता है जिन्होंने इन विषयों के विकास में योगदान दिया है। उदाहरण के लिए जूली थॉम्सन ने बताया कि शैक्षणिक विषय मध्यकालीन युग के उत्तरार्ध में खोजे गए थे। जो शैक्षणिक विषय हैं, शिक्षा के लिए जो अलग अलग विषयों का प्रावधान है, कहीं पर गणित है तो कहीं पर विज्ञान है, कहीं पर सोशल साइंस है तो संस्कृत है, कहीं पर लैंग्वेज में इंटरनेशनल इंग्लिश को लिया गया है तो कहीं हमारे इंडियन हिंदी को लिया गया है। तो इस प्रकार से जूली थॉम्सन बताते हैं कि जो ये विषय का प्रावधान है ये मध्यकालीन जो युग है उसके उत्तरार्ध के अंदर इसको खोजा गया है। यह शब्द सबसे पहले 3 शैक्षणिक क्षेत्रों के लिए प्रयोग किया जाता था, जिसके अंदर हम 3 जो विषय हैं उसमें सबसे पहला जो विषय था वो व्यवसाय के लिए प्रयोग किया जाता था, जिसमें धर्म है, कानून है और औषधि है। शुरू में जब विषय क्षेत्र बनाए गए तो धर्म विषय क्षेत्र, कानून विषय क्षेत्र और औषधि। धर्म में क्या होता है, जो सारा हमारा सामाजिक विषय जिसको हम समाज शास्त्र बोलते हैं, हमारे समाज का रहन सहन है, उसकी परंपराएं हैं, उसके रीति रिवाज हैं, उसकी गतिविधियां हैं, किन किन धर्मों के रहने वाले लोग हैं, किस धर्म को क्या नियम अपनाने चाहिए, ये धर्म का क्षेत्र। कानून जो हमारे अधिकारों का पक्ष रखता है, जिसके अंदर हमें अपने जो रूल रेगुलेशन हैं, जो हमारे मानव अधिकार हैं, उनकी रक्षा कर पाते हैं। औषधि जिसमें दवा खाना, डॉक्टर, चिकित्सक जिसको बोलते हैं हमें, वो आते हैं। तो इस प्रकार थॉम्सन तर्क देती हैं कि ज्ञान के ये जो प्रारंभिक विषय हैं बाहरी मांग के कारण विकसित हुए थे कि किस प्रकार से देश में बीमारियां फैल जाती हैं, उसमें जो औषधि है, जो दवा खाना है, जो डॉक्टरी क्षेत्र है, उसकी आवश्यकता होती है। और इसी प्रकार से समाज में लोगों के साथ जब गलत व्यवहार होता है, अपने अधिकार प्राप्त नहीं होते, उनको बचाने के लिए कानून का क्षेत्र होना चाहिए। और समाज के अंदर जो लोग गलत कार्य करते हैं, परंपराओं को नहीं मानते हैं, हमारे रीति रिवाजों को नहीं मानते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए धर्म का क्षेत्र होना चाहिए। तो इस प्रकार से यह एक ऐसा ज्ञान प्राप्ति संस्थाओं का विषय बन चुका था, एक बेहद उच्च स्तरीय प्रणाली का विषय बन गया था। बहु विषयों के उदय के कारण जो विशेषज्ञों की भर्ती है वो करने और उन्हें प्रशिक्षित करने की जरूरत महसूस होने लगी, जिसकी आवश्यकता औद्योगिकरण, विज्ञान, तकनीकी को आगे बढ़ाने के लिए किया जाने लगा। टेक्निकल युग के अंदर इन विषयों के अलग अलग विषय और बन गए, जिस प्रकार से विषयों की बढ़ोतरी हो गई और विषयों की बढ़ोतरी के कारण अनेक जो विशेषज्ञ हैं उनकी भी मांग बढ़ने लगी और उनको ट्रेनिंग देने के लिए उनकी जो भर्ती है वह लंबे चौड़े स्तर पर की जाने लगी, जिसके अंदर बहुत सी प्रतिस्पर्धाएं अर्थात कंपटीशन भी होने लगा। और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 20वीं शताब्दी की शुरुआत में नए अध्ययन क्षेत्र संस्थागत तरीके से स्थापित हुए, जिसमें कौन कौन से शामिल किए गए, वो हैं समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, मनोविज्ञान और राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। ये सभी जो शास्त्र हैं किसके हैं, जो पहले एक विषय था धर्म, जो पूरे समाज को संभाले हुए था, अब उसी सामाजिक विज्ञान के अनेक विषय हैं, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो एक नए विषय के पीछे यह तर्क था कि उनके संबंध एक विशेष विषय से था जो दूसरे विषय के अंतर्गत नहीं आते थे। समाजशास्त्रियों का संबंध समकालीन सामाजिक संगठनों से था, राजनीतिक क्षेत्र से
बाहर थे और इस प्रकार के वे राजनीतिक वैज्ञानिकों से अलग थे। एक समाजशास्त्री जो मानव शास्त्री का संबंध संस्कृति से था, जिससे उसका अभिप्राय साहित्य या कला से नहीं था बल्कि समूह के दृष्टिकोणों से था, और जो प्राय शिक्षित होने से पूर्व समाजों पर था। जब लोग शिक्षित नहीं थे, शिक्षा के ऊपर इतना भार नहीं था, तब समाज के ठेकेदार इस विषय को संभालते थे। अर्थशास्त्री केवल उत्पादन के साधनों का अध्ययन करता था। यह विभाजन व्यवहारिक था क्योंकि इसकी सहायता से विषय स्वतंत्र रूप से और स्थायी रूप से विकसित हुए, और इसमें विशेष रूप से जो धार्मिक अध्ययन है, जिसको हम मुख्य आकृति विज्ञान बोलते हैं, कपाल विद्या विज्ञान बोलते हैं, जिसके कारण राजनैतिक और सामाजिक जो परिस्थितियां हैं उनके अंदर बदलाव आया है। तो स्टूडेंट्स, आज इस टॉपिक में हमने जो शैक्षणिक विषय होते हैं, जो शिक्षा के विषय होते हैं, उनका जो उदय हुआ है वो इतने थोड़े से विषयों से, जो 19वीं शताब्दी में 3 ही विषय थे, धर्म था, कानून था, औषधि था, उनसे एक एक विषय से कितने विषय निकल कर आए हैं, वो टेक्निकल युग की मांग थी। इसके ऊपर हमें चर्चा की कि जो ऐतिहासिक आधार हैं, सामाजिक आधार हैं, राजनैतिक आधार हैं, तो दार्शनिक आधार हैं, वो किस प्रकार प्रभाव डालते हैं और उनके प्रभाव से शैक्षणिक विषयों के ऊपर क्या असर होता है और उनको किस प्रकार से उनका उदय किया जाता है, उनको ज़्यादा संख्या में बढ़ाया जाता है। इस पे हमें चर्चा की। आज के लिए इतना काफ़ी। धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।